पिछले सेक्शन में हमने सेल्फ अटेंशन की फाउंडेशनल मैथमेटिक्स को समझा था। हमने देखा कि कैसे क्वेरीज, कीज और वैल्यूज आपस में इंटरेक्ट करती हैं ताकि टोकन्स डायनेमिकली एक दूसरे को कॉन्टेक्स्ट रूट कर सकें। हाई लेवल पर लीनियर अलजेब्रा काफ़ी एलिगेंट, क्लीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। अगर आप बेसिक मैट्रिक्स ऑपरेशंस का यूज करके पायटॉर्च में एक क्विक प्रोटोटाइप बना रहे होते तो आप शायद 3 या 4 लाइंस ऑफ कोड लिखते और काम खत्म कर देते। लेकिन जीपीयू परफॉर्मेंस इंजीनियर्स के रूप में हमारा काम एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल नोटेशन के पीछे देखना और ये जांचना है कि हमारे ग्राफिक्स कार्ड्स के फिजिकल सिलिकॉन के अंदर असल में क्या होता है। जब आप उस टेक्स्ट बुक अटेंशन इक्वेशन को लेते हैं और उसे रियल हार्डवेयर पर स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ बहुत गलत हो जाता है। एक ऐसे एक्सीलरेटर के होने के बावजूद जिसमें थाउजेंड्स ऑफ हाइपर पैरेलल कूड़ा कोर्स और टेराबाइट्स पर सेकंड की मेमोरी बैंडविड्थ है, आपका जीपीयू अचानक एक परफॉर्मेंस वॉल से टकरा जाता है। वीरैम कंजम्पशन एक्सप्लोड हो जाता है, सीक्वेंस लेंथ्स कैप्ड हो जाती हैं और एग्जीक्यूशन स्पीड एकदम से गिर जाती है। इस सेक्शन में हम तैयार हो जाएंगे और नैव अटेंशन मेमोरी बॉटलनेक का एक डीप फॉरेंसिक एनालिसिस करेंगे। हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि क्यों इंटरमीडिएट अटेंशन स्कोर मैट्रिसेस को स्टोर करना सीक्वेंस लेंथ n के साथ क्वाड्रेटिकली यानी O ऑफ n स्क्वेयर्ड स्केल करता है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट लेंस के लिए फिजिकल मेमोरी फुटप्रिंट्स को क्वांटिफाई करेंगे और हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी HBM के कांस्टेंट राउंड ट्रिप्स से होने वाले कैटास्ट्रॉफिक बैंडविड्थ ओवरहेड को ट्रेस करेंगे। सेक्शन ब्रेक। मैटेरियलाइजेशन, द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग इंटरमीडिएट टेंसर्स। यह समझने के लिए कि स्टैंडर्ड सेल्फ अटेंशन जीपीयू मेमोरी को इतनी अग्रेसिवली क्यों खा जाता है, हमें सबसे पहले एक क्रिटिकल जीपीयू इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने की जरूरत है, टेंसर मैटेरियलाइजेशन। जब एक स्टैंडर्ड डीप लर्निंग फ्रेमवर्क में बिना किसी स्पेशल ऑप्टिमाइजेशन के कोई ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया जाता है तो ऑपरेटर द्वारा जनरेट किए गए हर एक इंटरमीडिएट आउटपुट को फिजिकली ग्लोबल वीरैम में राइट करना पड़ता है ताकि अगला ऑपरेटर इसे वापस रीड कर सके। हम इंटरमीडिएट डेटा के इस फिजिकल एलोकेशन और राइटिंग को टेंसर को मैटेरियलाइज करना कहते हैं। चलिए स्टैंडर्ड नैव अटेंशन की स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को ट्रेस करते हैं और डिवाइस मेमोरी में मैटेरियलाइज होने वाले हर टेंसर को ऑब्जर्व करते हैं। यह डायग्राम ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में स्टैंडर्ड सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म के कंप्यूटेशन फ्लो को दिखाता है। यह इनपुट क्वेरी और की मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके रॉ अटेंशन स्कोर्स कैलकुलेट करने से शुरू होता है। इसके बाद अटेंशन वेट्स डिसाइड करने के लिए एक सॉफ्टमैक्स फंक्शन का यूज करके इन स्कोर्स को स्केल और नॉर्मलाइज किया जाता है। फाइनली आउटपुट कॉन्टेक्स्ट प्रोड्यूस करने के लिए वेट्स को वैल्यू मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये प्रोसेस एक पोटेंशियल बॉटलनेक को हाईलाइट करता है जहां हर इंटरमीडिएट मैट्रिक्स पूरी तरह से वीडियो मेमोरी में स्टोर होता है जिससे हाई मेमोरी यूसेज होता है। चलिए सीक्वेंस लेंथ n, बैच साइज b, अटेंशन हेड्स की संख्या h और हेड डायमेंशन dk के लिए इस पाइपलाइन में हर टेंसर की स्पेशल मेमोरी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं। इनपुट टेंसर q k, शेप पर टेंसर b b h n dk, स्पेशल कॉम्प्लेक्सिटी पर टेंसर big O of b टाइम्स h टाइम्स n टाइम्स dk, इंटरमीडिएट स्कोर मैट्रिक्स A इक्वल टू q k ट्रांसपोज, शेप b h n n n, स्पेशल कॉम्प्लेक्सिटी big O of b टाइम्स h टाइम्स n स्क्वेयर्ड। नॉर्मलाइज्ड अटेंशन प्रोबेबिलिटीज P equal to softmax of is divided by the square root of dk, shape b h h n n, special complexity big O of b times h times n squared, final output matrix O equal to pv, shape b h n, special complexity big O of b times h times n times dk। इनपुट या आउटपुट और इंटरमीडिएट मैट्रिसेस के बीच स्पेशल कॉम्प्लेक्सिटी में कितना बड़ा अंतर है, इस पर ध्यान दीजिए। इनपुट Q, KV और फाइनल आउटपुट O सीक्वेंस लेंथ n के साथ लीनियरली स्केल होते हैं क्योंकि D के एक फिक्स्ड स्केलर कांस्टेंट है जो आमतौर पर 64 या 128 होता है। हालांकि दोनों इंटरमीडिएट टेंसर यानी रॉ डॉट प्रोडक्ट स्कोर मैट्रिक्स एस और सॉफ्टमैक्स नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स सीक्वेंस लेंथ n के साथ क्वाड्रेटिकली स्केल होते हैं जो कि बिग O ऑफ n स्क्वेयर्ड है। सीक्वेंस में हर सिंगल टोकन को सीक्वेंस के हर दूसरे टोकन के साथ एक एक्सप्लिसिट स्केलर अटेंशन रिलेशनशिप कंप्यूट करना होगा। अगर आप अपनी इनपुट प्रॉम्प्ट लेंथ को डबल करते हैं तो आपके इनपुट्स 2 के फैक्टर से बढ़ते हैं, लेकिन आपके इंटरमीडिएट अटेंशन मैट्रिसेस 4 के फैक्टर से बढ़ते हैं। सेक्शन ब्रेक। क्वाड्रेटिक वीरैम एक्सप्लोजन को डिराइव करना, एक कंक्रीट मैथमेटिकल वॉक थ्रू।
चलिए इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस को एग्जैक्ट कंक्रीट बाइट काउंट्स में बदलते हैं। मान लीजिए कि हम एक मॉडर्न लार्ज लैंग्वेज मॉडल डिप्लॉय कर रहे हैं, जैसे कि एक 70 बिलियन पैरामीटर आर्किटेक्चर इन स्टैंडर्ड हाइपर पैरामीटर्स के साथ। बैच साइज B4, नंबर ऑफ क्वेरी हेड्स H64, हेड डायमेंशन DK 128, प्रिसीजन 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट FP16 या BF16 जो इक्वल्स टू 2 बाइट्स पर स्केलर वैल्यू है। डिवाइस मेमोरी में सिर्फ एक इंटरमीडिएट n टाइम्स n मैट्रिसेस, चाहे वो एस हो या P, को स्टोर करने के लिए फिजिकल मेमोरी फुटप्रिंट को नीचे दी गई इक्वेशन का यूज करके कंप्यूट किया जा सकता है। मेमोरी बाइट्स इक्वल्स B टाइम्स H टाइम्स n स्क्वायर टाइम्स बाइट्स पर एलिमेंट। चलिए इसमें अपने आर्किटेक्चर की वैल्यूज डालते हैं। मेमोरी बाइट्स ऑफ n इक्वल्स 4 टाइम्स 64 टाइम्स n स्क्वायर टाइम्स 2, which इक्वल्स 512 टाइम्स n स्क्वायर्ड बाइट्स। अब चलिए अलग अलग स्केलिंग कॉन्टेक्स्ट विंडो साइजेस n के लिए इंटरमीडिएट मैट्रिक्स P को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड फिजिकल मेमोरी को कंप्यूट करते हैं। यह कैलकुलेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक मॉडल के कॉन्टेक्स्ट विंडो की लेंथ के साथ मेमोरी रिक्वायरमेंट्स क्वाड्रेटिकली स्केल होती हैं। ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट साइजेस के लिए गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स में मेमोरी यूसेज को एस्टिमेट करता है, जो 1000 टोकन्स से लेकर 128,000 टोकन्स तक है। और ये हाईलाइट करता है कि जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट विंडो एक्सपेंड होती है, रिक्वायर्ड हार्डवेयर रिसोर्सेज में कितना ड्रामेटिक इंक्रीज होता है। द लेयर स्टैकिंग मल्टीप्लायर। इन फिगर्स को समझने के लिए थोड़ा समय लीजिए। 32,000 टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो पर, जो कोड रिपोजिटरीज या लंबे PDF डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने के लिए एक स्टैंडर्ड लेंथ है, एक सिंगल बैच के लिए इंटरमीडिएट मैट्रिक्स P को स्टोर करने के लिए 549.76 गीगाबाइट्स VRAM की जरूरत होती है। और याद रखिए, मॉडर्न डीप न्यूरल नेटवर्क्स में सिर्फ एक सेल्फ अटेंशन लेयर नहीं होती है। लामा 370B जैसे मॉडल में 80 स्टैक ट्रांसफॉर्मर लेयर्स होती हैं। न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग के दौरान बैक प्रोपेगेशन के लिए यह जरूरी होता है कि फॉरवर्ड पास सभी इंटरमीडिएट एक्टिवेशंस को VRAM में स्टोर करके रखे, ताकि बैकवर्ड पास के दौरान ग्रेडियंट्स को कंप्यूट किया जा सके। टोटल इंटरमीडिएट एक्टिवेशन मेमोरी इक्वल्स लेयर्स टाइम्स द क्वांटिटी S बाइट्स प्लस P बाइट्स। अगर आप नेवली एक 80 लेयर मॉडल पर 32 के कॉन्टेक्स्ट सीक्वेंस को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, तो आपको 80 टेराबाइट्स से ज्यादा हाई स्पीड GPU मेमोरी की जरूरत होगी, जो सिर्फ इंटरमीडिएट अटेंशन मैट्रिसेस को होल्ड करने के लिए डेडिकेटेड हो। यहां तक कि एट टॉप टीयर NVIDIA H100 GPUs से लेस एंटरप्राइज सर्वर पर भी, जिसमें हर एक 80 गीगाबाइट्स का हो और कुल मिलाकर 640 गीगाबाइट्स की कंबाइंड VRAM हो, आपका सिस्टम बिल्कुल पहले फॉरवर्ड पास पर ही तुरंत एक आउट ऑफ मेमोरी OOM क्रैश हिट कर जाएगा। सेक्शन ब्रेक 3 द हिडन बॉटलनेक हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBEM राउंड ट्रिप्स। जबकि फिजिकल VRAM कैपेसिटी का खत्म होना एक साफ तौर पर दिखने वाला कैटास्ट्रोफिक फेलियर है, वहीं एक दूसरा ज्यादा शांत इश्यू भी है जो आपके मेमोरी से बाहर होने से बहुत पहले ही परफॉर्मेंस को खराब कर देता है, बैंडविड्थ सैचुरेशन। यह समझने के लिए कि पर्याप्त VRAM स्पेस होने के बावजूद भी n बाई n मैट्रिसेस को मटेरियलाइज करना परफॉर्मेंस को क्यों तबाह कर देता है, हमें मॉडर्न GPUs की उस फिजिकल मेमोरी हायरार्की को फिर से देखना होगा जिसे हमने पिछले चैप्टर्स में एक्सप्लोर किया था। यह डायग्राम एक GPU चिप के मेमोरी हायरार्की और आर्किटेक्चर को दिखाता है। यह दिखाता है कि डेटा स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स के अंदर रजिस्टर्स और L1 SRAM कैशेज से एक शेयर्ड ऑन चिप L2 कैशे के जरिए और एक हाई लेटेंसी मेमोरी बस इंटरकनेक्ट के पार ऑफ चिप ग्लोबल मेमोरी तक कैसे फ्लो करता है, जो मेन GPU VRAM की तरह काम करती है। आए मॉडर्न GPU हार्डवेयर के अंदर के 2 डिस्टिंक्ट स्टोरेज जोन्स पर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं। SRAM स्टैटिक रैम या ऑन चिप रजिस्टर्स और L1 कैश एक्सट्रीमली फास्ट मल्टी टेराबाइट 2 पेटाबाइट पर सेकंड एग्रीगेट बैंडविड्थ है, अप्रोक्सीमेटली 20 टेराफ्लॉप्स पर टेराबाइट स्पीड, नियर जीरो लेटेंसी 1 to 3 क्लॉक साइकिल्स, एक्सट्रीमली स्मॉल कैपेसिटी। एक टॉप ऑफ द लाइन NVIDIA H100 GPU में हर SRAM में केवल लगभग 228 किलोबाइट्स SRAM होती है, जो पूरे फिजिकल चिप में मिलाकर रफली 50 मेगाबाइट्स होती है। HBM हाई बैंडविड्थ मेमोरी या ऑफ चिप ग्लोबल VRAM। मॉडरेटली फास्ट बैंडविड्थ मॉडर्न एंटरप्राइज GPUs पर अप्रोक्सीमेटली 2.0 to 3.5 टेराबाइट्स पर सेकंड
हाई लेटेंसी अप्रोक्सीमेटली 200 टू 800 क्लॉक साइकिल्स, जैसा कि चैप्टर 22.1 में डिटेल में बताया गया है। मैसिव कैपेसिटी 80 गीगाबाइट्स टू 141 गीगाबाइट्स पर जीपीयू कार्ड। मेमोरी बस ट्रैफिक को ट्रेस करना। आइए ट्रेस करें कि एक नाइव अटेंशन सीक्वेंस के दौरान डेटा मेमोरी बस के पार कैसे मूव करता है। यह डिस्क्रिप्शन एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर स्टैंडर्ड अटेंशन मैकेनिज्म के स्टेप बाय स्टेप मेमोरी और कंप्यूटेशन फ्लो को आउटलाइन करता है। इसमें 3 मेन फेजेस की डिटेल्स हैं। फर्स्ट, मेन मेमोरी से प्रोसेसर रजिस्टर्स में क्वेरी और की डेटा लोड करके अटेंशन स्कोर्स कैलकुलेट करना और रिजल्ट्स को वापस राइट करना। सेकंड, उन स्कोर्स को रीलोड करके और नॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटीज को सेव करके स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन ऑपरेशंस अप्लाई करना। और थर्ड, प्रोबेबिलिटीज को वैल्यू डेटा के साथ कंबाइन करके फाइनल वेटेड आउटपुट कंप्यूट करना और रिजल्ट को वापस मेन मेमोरी में राइट करना। स्टेप्स 4, 5, 8 और 9 को ध्यान से देखें। हम एक इनॉर्मस n/n मैट्रिक्स एस को ऑफ चिप HBM में राइट कर रहे हैं। सॉफ्टमैक्स कंप्यूट करने के लिए इसे तुरंत HBM से वापस रीड कर रहे हैं। रिजल्टिंग n/n मैट्रिक्स p को वापस HBM में राइट कर रहे हैं और फिर इसे v से मल्टीप्लाई करने के लिए दूसरी बार वापस रीड कर रहे हैं। सेक्शन ब्रेक, अरिथमेटिक इंटेंसिटी और बैंडविड्थ बाउंड वॉल। चैप्टर 27.1 में हमने जीपीयू ऑपरेशंस को 2 डिस्टिंक्ट रनटाइम रेजिम्स में कैटेगराइज किया है, जो हैं कंप्यूट बाउंड ऑपरेशंस और बैंडविड्थ बाउंड ऑपरेशंस। उस ऑपरेशनल बाउंड्री मीट्रिक को रिकॉल कीजिए जिसे अरिथमेटिक इंटेंसिटी आई कहा जाता है, जो फ्लॉप्स पर बाइट ऑफ मेमोरी ट्रांसफर्ड में मेजर किया जाता है। अरिथमेटिक इंटेंसिटी I इक्वल्स टोटल फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस फ्लॉप्स डिवाइडेड बाय टोटल मेमोरी एक्सेस बाइट्स रीड्स प्लस राइट्स। अगर किसी ऑपरेशन की अरिथमेटिक इंटेंसिटी जीपीयू हार्डवेयर के फिजिकल बैलेंस रेशियो यानी पीक फ्लॉप्स डिवाइडेड बाय मेमोरी बैंडविड्थ से नीचे गिर जाती है तो एग्जीक्यूशन बैंडविड्थ बाउंड हो जाता है। जब ऐसा होता है तो जीपीयू के मैसिवली पैरेलल टेंसर कोर्स अपना ज्यादातर समय पूरी तरह से आइडल बिताते हैं और हाई लेटेंसी ऑफ चिप मेमोरी बस के जरिए डेटा के ट्रेवल करने का वेट करते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर 16.4 में प्रूव किया था। चलिए नेव अटेंशन में सॉफ्टमैक्स स्टेप के लिए अरिथमेटिक इंटेंसिटी कंप्यूट करते हैं। n/n साइज के मैट्रिक्स एस इन आर के लिए सॉफ्टमैक्स ऑपरेटर अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स n स्क्वेयर्ड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जैसे कि मैक्स रिडक्शन, सबट्रैक्शन, एक्सपोनेंशियल सम रिडक्शन, डिवीजन। इस सॉफ्टमैक्स को प्रोसेस करने के लिए जीपीयू को यह करना होगा। पहला, HBM से मैट्रिक्स एस रीड करना, जो है n स्क्वेयर टाइम्स 2 बाइट्स FP16। दूसरा, HBM में मैट्रिक्स p राइट करना, जो है n स्क्वेयर टाइम्स 2 बाइट्स FP16। टोटल मेमोरी मूवमेंट 4 n स्क्वेयर्ड बाइट्स के इक्वल होता है। अरिथमेटिक इंटेंसिटी ऑफ सॉफ्टमैक्स इक्वल्स 5 n स्क्वायर्ड फ्लॉप्स डिवाइडेड बाय 4 n स्क्वायर्ड बाइट्स, which equals 1.25 फ्लॉप्स पर बाइट। 1.25 फ्लॉप्स पर बाइट की इस अरिथमेटिक इंटेंसिटी को मॉडर्न एक्सीलरेटर्स के हार्डवेयर बैलेंस रेशियो से कंपेयर कीजिए। NVIDIA A100 ASXM4 80 गीगाबाइट्स के लिए पीक FP16 टेंसर कोर परफॉर्मेंस 312 टेराफ्लॉप्स के इक्वल है और मेमोरी बैंडविड्थ 2.0 टेराबाइट्स पर सेकंड के इक्वल है। हार्डवेयर थ्रेशोल्ड ऑफ A100 इक्वल्स 312 times 10 the power of 12 divided by 2.0 times 10 to the power of 12, which equals 156 flops per byte. NVIDIA H100 ASXM5 80 गीगाबाइट्स के लिए पीक FP16 टेंसर कोर परफॉर्मेंस 989 टेराफ्लॉप्स के इक्वल है और मेमोरी बैंडविड्थ 3.35 टेराबाइट्स पर सेकंड के इक्वल है। Hardware threshold of H100 equals 989 times 10 to the power of 12 divided by 3.35 times 10 to the power of 12, which equals 295 flops per byte. चूंकि 1.25 की अरिथमेटिक इंटेंसिटी 156 या 295 के हार्डवेयर थ्रेशोल्ड से काफ़ी नीचे है, इसलिए नेव अटेंशन का सॉफ्टमैक्स स्टेज जीपीयू की पीक कंप्यूट कैपेसिटी के एक बहुत छोटे फ्रैक्शन पर रन करता है। जीपीयू के टेंसर कोर्स काम के बिना खाली बैठे रहते हैं, जबकि ऑफ चिप मेमोरी बस मैक्सिमम कैपेसिटी पर चलती है, जो फिजिकल सिलिकॉन के आर पार बड़े इंटरमीडिएट n टाइम्स n मैट्रिसेस को बार बार रीड और राइट करने से चोक हो जाती है। सेक्शन ब्रेक, C++ में नाइव मेमोरी वॉल को सिमुलेट करना। इस आर्किटेक्चरल बिहेवियर को रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टर्म्स में समझने के लिए
आइए एक C++ प्रोग्राम लिखते हैं जो एक नाइव अटेंशन फॉरवर्ड पास के मेमोरी एक्सेस ओवरहेड और वीरैम एलोकेशन रिक्वायरमेंट्स को सिमुलेट करता है। यह टूल टोटल मेमोरी ट्रैफिक को कैलकुलेट करता है, पीक वीरैम एलोकेशन को ट्रैक करता है और अलग अलग सीक्वेंस लेंथ्स में थ्योरेटिकल कंप्यूट एग्जीक्यूशन टाइम की तुलना मेमोरी बस स्टॉल टाइम से करता है। यह C++ प्रोग्राम एक GPU पर नाइव मल्टी हेड अटेंशन मैकेनिज्म की मेमोरी और बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स को सिम्युलेट और एनालाइज करता है। यह डिफरेंट सीक्वेंस लेंथ्स के लिए मेमोरी यूसेज, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, मेमोरी ट्रैफिक और एग्जीक्यूशन लेटेंसी को कैलकुलेट करता है। यह एनालिसिस एक स्पेसिफिक हार्डवेयर प्रोफाइल के अगेंस्ट रन किया जाता है, जैसे कि एक NVIDIA A100, ताकि यह डिटरमाइन किया जा सके कि परफॉर्मेंस मेमोरी बैंडविड्थ या कंप्यूटेशन स्पीड से लिमिटेड है और किसी भी पोटेंशियल आउट ऑफ मेमोरी एरर्स को फ्लैग किया जा सके। सिमुलेशन से की टेकअवेज। अगर आप इस बेंचमार्क सिमुलेशन को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं तो रन टाइम प्रोफाइल 2 की ट्रेंड्स को रिवील करता है। मेमोरी टाइम कंप्यूट टाइम पर डोमिनेट करता है। 16,384 टोकन्स से कम की सीक्वेंस लेंथ्स पर केवल मेमोरी बस के पार रॉ इंटरमीडिएट बाइट्स को पुश करने के लिए रिक्वायर्ड टोटल टाइम यानी मेमोरी टाइम, टेंसर कोर्स द्वारा एक्चुअल मैथ फ्लॉप्स को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम यानी कंप्यूट टाइम से सिग्निफिकेंटली हायर है। पाइपलाइन हैवीली बैंडविड्थ बाउंड है। कैपेसिटी वॉल। जैसे ही कॉन्टेक्स्ट विंडो 32,768 टोकन्स और उससे आगे स्केल होती है, 32 लेयर्स के लिए टोटल इंटरमीडिएट मेमोरी फुटप्रिंट GPU की फिजिकल 80 गीगाबाइट VRAM लिमिट को एक्सीड कर जाता है, जिससे एक इमीडिएट आउट ऑफ मेमोरी OM क्रैश ट्रिगर हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। द फंडामेंटल डिलेमा व्हाई सिंपल पैचिंग फेल्स। इस पॉइंट पर आप सोच रहे होंगे कि क्या हम इसे बस स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर ट्रिक से फिक्स नहीं कर सकते। आइए कुछ ऑब्वियस आइडियाज को इवैल्यूएट करते हैं जो दिमाग में आ सकते हैं। अटेम्प्ट 1: रीकम्प्यूटिंग सॉफ्टमैक्स ऑन द फ्लाई। क्या होगा अगर हम ट्रेनिंग के दौरान नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स P को VRAM में सेव न करें और बस बैकवर्ड पास के दौरान सॉफ्टमैक्स को रीकम्प्यूट करें? हालांकि इससे P के लिए VRAM फुटप्रिंट बचता है, फिर भी फॉरवर्ड पास में सॉफ्टमैक्स स्टेप रन करने के लिए आपको ओरिजिनल स्कोर मैट्रिक्स X=Q के ट्रांसपोज को मटेरियलाइज करना ही होगा। आपने क्वाड्रेटिक VRAM कंजम्पशन को आधा तो कर दिया है, लेकिन इन्फिनिटी का आधा भी इन्फिनिटी ही होता है। आपने बिग O ऑफ n स्क्वेयर्ड स्पेशियल कॉम्प्लेक्सिटी स्केलिंग कर्व को चेंज नहीं किया है। अटेम्प्ट 2: इंक्रीजिंग L2 कैश साइजेस। क्या हो अगर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स GPU डाई पर बस बड़े L2 कैशेस ही बना दें? हालांकि मॉडर्न GPU माइक्रो आर्किटेक्चर्स में कैश साइजेस बढ़े हैं। फॉर एग्जांपल, NVIDIA A100 पर 40 मेगाबाइट्स से लेकर H100 पर 50 मेगाबाइट्स तक। लेकिन लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट्स के लिए एक N/N मैट्रिक्स को गीगाबाइट्स ऑफ स्टोरेज की जरूरत होती है। एक 34 गीगाबाइट के इंटरमीडिएट मैट्रिक्स को 50 मेगाबाइट के कैश में फिट करना फिजिकली इम्पॉसिबल है। ये मैट्रिक्स हर बार ऑफ चिप HBM में स्पिल आउट हो जाएगा। सेक्शन ब्रेक। समरी और द पाथ फॉरवर्ड। चलिए रिव्यू करते हैं कि नाइव अटेंशन परफॉर्मेंस के हमारे एनालिसिस ने क्या दिखाया है। मटेरियलाइजेशन ओवरहेड। स्टैंडर्ड नाइव अटेंशन आइसोलेटेड मैथमेटिकल कर्नल्स की तरह एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि ट्रांसपोज लीड्स टू स्केल लीड्स टू सॉफ्टमैक्स लीड्स टू PV। हर स्टेप इंटरमीडिएट आउटपुट्स को ऑफ चिप ग्लोबल मेमोरी HBM में मटेरियलाइज होने के लिए मजबूर करता है। बिग O ऑफ n स्क्वेयर्ड स्पेशियल एक्सप्लोजन। इंटरमीडिएट सिमिलैरिटी स्कोर मैट्रिक्स एस और प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P को स्टोर करने के लिए स्पेशियल एलोकेशन की जरूरत होती है, जो सीक्वेंस लेंथ n के साथ क्वाड्रेटिकली स्केल होता है, जिससे लंबे कॉन्टेक्स्ट लेंथ्स पर VRAM एग्जॉशन हो जाता है। मेमोरी बस स्टारवेशन, एलिमेंट वाइज स्केलिंग और रो वाइज सॉफ्टमैक्स की कम अरिथमेटिक इंटेंसिटी, जो अप्रोक्सीमेटली 1.255 फ्लॉप्स पर बाइट है, GPU को भारी रूप से बैंडविड्थ बाउंड रखती है, जिससे मेमोरी ट्रांसफर्स का वेट करते समय हाई थ्रूपुट टेंसर कोर्स खाली बैठे रहते हैं। यह मैथमेटिकल और आर्किटेक्चरल बॉटलनेक सालों तक ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स के लिए प्राइमरी स्केलिंग बैरियर था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें फंडामेंटली ये बदलना होगा कि हम GPU हार्डवेयर पर इन ऑपरेशंस को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ग्लोबल VRAM में मैसिव n टाइम्स n मैट्रिसेस एलोकेट करने के बजाय क्या हो अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, स्केलिंग, सॉफ्टमैक्स और कॉन्टेक्स्ट एग्रीगेशन को एक सिंगल फ्यूज्ड कूडा कर्नल में कंबाइन कर सकें, जो पूरी तरह से
पूरी तरह से जीपीयू के अल्ट्रा फास्ट ऑन चिप एसआरएम कैशे के अंदर एग्जीक्यूट हो। अगले सेक्शन में 28.3 कर्नल फ्यूजन व हाई कंबाइनिंग ऑपरेशंस एलिमिनेट्स इंटरमीडिएट जीपीयू मेमोरी राइट्स। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे कर्नल फ्यूजन ग्लोबल मेमोरी राइट्स को बाईपास करता है और फ्लैश अटेंशन जैसे हाई परफॉर्मेंस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के लिए फाउंडेशन तैयार करता है।